तो वेलकम टू माय चैनल। आज जो सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं वो है एपकेट की, वो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो इनका जो पूरी की पूरी जो लेक्चर सीरीज़ होगा वो मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। और मेरा हर एक लेक्चर जितना हो सके हर एक पोटेंशियल लेके पूरी की पूरी बनाना चाहूँगा, और बनाने की पूरी कोशिश भी होगा। और जो एपकेट सीरीज़ होगा, ओके, तो एपकेट इस इनटेक के अंदर क्या है, एक मिनट। तो इस इनटेक के अंदर कुछ सिलेबस के अंदर कुछ चीज़ चेंज किया गया है। तो जो भी चेंज किया गया है उनमें से आने का जो क्वेश्चन सवाल आने का प्रोबेबिलिटी वो बहुत मैक्सिमम होगा, पहला बार। दूसरा बात यह है कि इसी सेक्शन के अंदर, जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिक्स जो क्वांट के नाम पे बहुत प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध है, और इंग्लिश, जीके, जीए एंड रीजनिंग, ठीक है। इन्हीं चार टॉपिक के अंदर से सवाल की बौछार दिखाई देगा। तुमको सबको पता है कि ये जो एग्ज़ाम होती है वो अप्रोक्स 300 मार्क्स की होती है, ठीक है, जिनमें से 100 क्वेश्चन होती है, ठीक है। तो इन सभी सवालों को करना होता है, और जिनमें से काट ऑफ अप्रोक्स 150 टू 160 के आसपास, इसी आसपास से के अंदर ही कट ऑफ निकल जाती है। लेकिन कट ऑफ क्लियर करना मेरा मकसद नहीं है। मेरिट इन होने के लिए अप्रोक्स मार्क्स मान के चलो 210 मार्क्स टू गेट मेरिट इन। मेरिट इन होने के लिए इतनी मार्क्स चाहिए, ठीक है, 210, यानी अप्रोक्स 70 क्वेश्चन करेक्ट करना होगा, करेक्ट चाहिए। तब तुमको लग सकता है कि तुम अगर जैसे कि तुम रिटन निकाल लोगे, उसके बाद तुम्हारा एसएसबी होगा, ठीक है, उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद मेरिट इन। तो मेरिट इन होने के लिए लगभग 210 मार्क्स बहुत एक डिसेंट स्कोर होती है, ठीक है, टू गेट मेरिट इन। Without, you cannot get merit in. You may be waiting list, you may be selected, but you may be recommend in the SFSB, but you are not getting your name in the SSB selection board, okay। तो इन सभी की वजह से, जैसे कि, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, मैथ से क्विज 20 सवाल आती है, ठीक है, इंग्लिश से 30 सवाल आती है, जीके जीए यानी 50-50 यानी 25 और 25। तो देखा जाए तो पूरी जो ये जो एग्ज़ाम है, इनमें से सबसे ज़्यादा वेटेज अगर किसी का है वो इसी इंग्लिश की, ठीक है। जब इंग्लिश की बहुत अच्छी सी वेटेज हो जाती है, तब ये ख्याल रखना है कि इंग्लिश के अंदर क्या क्या है वो जानना पड़ेगा, ठीक है। और इंग्लिश को बहुत अच्छे से पकड़ बनाना पड़ेगा, जितना हो सके, जितना संभव हो सके। और इसके जो एग्ज़ाम डेट है, मैं इसको मिटाने वाला हूँ, आप लिख लीजिए, ठीक है। चलो मैं इसका मिटा देता हूँ। इसका जो एग्ज़ाम डेट रखा आ गया है, तो इसका जो एप्लीकेशन की जो एंड डेट
एंड डेट वो है 19 दिसंबर। ओके, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम डेट रखा गया है, डेट ऑफ एग्ज़ाम, वो है 31 जनवरी, ओके, 2026। यानी मानो तो अब 17 दिसंबर चल रहा है, उसके साथ साथ 17 जनवरी, और उसके साथ साथ लगभग अप्रोक्स 12 डेज, यानी तुम्हारे पास लगभग 42 डेज हैं टू प्रिपेयर। इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए 42 डेज हैं। तो इस एग्ज़ाम को इस 42 डेज से कैसे कंप्लीट करें, पूरी की पूरी सिलेबस देखिए। अब तुम जैसे ही कोर्स खरीदने जाओगे, तुम्हारा लगभग हर एक कोर्स के अंदर बहुत सारे लगभग 2000 से स्टार्ट हो जाती है हर एक कोर्स, ठीक है। लेकिन इस ऐप केट की बता रहा हूँ, कहीं पे तो 500 रुपीज़ में भी बहुत मिलता है, लेकिन अलग से जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो टेस्ट सीरीज़ वगैरह अलग से ली जाती है, ठीक है, इसको करवाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस पूरी कोर्स को इस चैनल के अंदर पूरी की पूरी डालने वाला हूँ, मतलब पूरी की जो कोर्स होगा, मतलब फुल कोर्स IF एप्केट तो इनका जो पूरी की पूरी जो प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी वो मैं आगे बताने वाला हूँ, और पूरी की पूरी जो चीज़ें वो मैं पूरी की पूरी कराने वाला हूँ, ठीक है। और मतलब पढ़ने के दौरान एक चीज़ होगा, फीलिंग स्टडी एंड कनेक्ट स्टडी। ये जो मैंने बोला, दो बड़े वर्ड, एक तुम फील कर पाओगे, दूसरा अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे, और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान या फिर किसी भी एग्ज़ाम की पढ़ाई के दौरान अगर तुम कुछ चीज़ सीख रहे हो कहीं पे भी और किसी के पास से, लेकिन अगर तुम उसको कनेक्ट कर पा रहे हो बहुत अच्छे तरीके से, तब तुम्हारा बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर तुम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तब तुमको उस लेवल का अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यही है कि यहाँ पे पूरी की पूरी जो कोर्स हैं वो करवाने वाला हूँ। तो चलो अब चलते हैं कि हर एक टॉपिक है। तो पहला जो शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है, मैं जिसको टॉपिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो है इंग्लिश है, ठीक है। एक इंग्लिश की चलेगा, ठीक है, और एक जीके एंड जीएस की चलेगा, ठीक है। इन दोनों को पैरेलल लगभग मैं कोशिश करने वाला हूँ कि पूरी की पूरी जो लेक्चर सीरीज़ है वो लगभग 30 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। कंप्लीट करने का मैं पूरी की पूरी कोशिश करने वाला हूँ, क्योंकि अगर 30 डेज़ कंप्लीट हो गया तो उसके साथ साथ उसके बाद 12 डेज़ नॉन स्टॉप प्रैक्टिस होगा, मॉक या फिर नॉन स्टॉप मॉक टेस्ट तुम दे सकते हो, ठीक है। और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो पूरी की पूरी जो सीरीज़ है मॉक टेस्ट की, पूरी की पूरी जो सीरीज़ है वो तुम मॉक टेस्ट दे सकते हो। लेकिन इसी टॉपिक के अंदर, मतलब इस कोर्स के अंदर, मैं जो कोर्स आज ही स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी स्टार्ट करने वाला हूँ और इसी वीडियो से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो इंग्लिश का होगा पहला, ठीक है, मैंने बोला। और दूसरे साथ साथ जीके जीएस को भी मैं साथ लेके चल रहा हूँ, और इस जीके जीएस के तुम बहुत अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। और सबसे बड़ा जो चीज़ है, जैसे ही जीके जीएस, पहला चीज़ तुमको ये समझना होगा कि
तुम जैसे कि इसका क्वालिफिकेशन तुमको सभी को पता है कि ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, इन दोनों स्टूडेंट, दोनों टाइप की स्टूडेंट यहाँ पे आती है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले भी बंदे आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी बंदे आती है। तो वो लोग और मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट कर चुका हूँ, ठीक है। तो वो भी फिज़िक्स से कर चुका हूँ, फिज़िक्स। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट फिज़िक्स से किया है। और दूसरा बात यह है कि मैं भी इस एग्ज़ाम को देने वाला हूँ, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम्स की जो सबसे बड़ी बात यह है कि तुम जैसे ही तुम्हारा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन लेवल है, और रिसेंटली यहाँ पे बोल दिया गया है कि इसका जो एग्ज़ाम में होगा उसका जो लेवल है, एग्ज़ाम की जो लेवल है वो ग्रेजुएशन रखा गया है, ग्रेजुएशन, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम की जो लेवल है वो ग्रेजुएशन रखा गया है, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल। तो ये है, जैसे ही इसका लेवल ग्रेजुएशन होगा तो थोड़ी बहुत टफनेस दिखाई दे सकता है, लेकिन तुम ग्रेजुएशन वाले बंदे हो, तुम तो इसको यूँ निकाल लोगे, ठीक है। तो यही था इसका जो मैं बोला गया था, मतलब बोल रहा हूँ। और चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगर तुम इसको नोट कर सकते हो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब इंग्लिश, जैसे ही मैं बोला कि इंग्लिश तो इंग्लिश की जो सीरीज़ है लगभग यहाँ से 30 क्वेश्चन आती है, ठीक है। हर एक एग्ज़ाम के एप्केट के जितने सारे हो चुका है, एग्ज़ाम हो चुका है, उनमें से 30 क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है, जिनमें से यहाँ पे स्कोर 90 मार्क्स की सवाल बनती है, ठीक है, जो एक बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर मानो किसी ने यहाँ से 70 मार्क्स स्कोर कर लिया, ठीक है, और यहाँ से 70 मार्क्स स्कोर कर लिया, और मैथमेटिक्स एक ऐसा पोर्शन है, ठीक है, वहाँ पे अगर 20 आउट ऑफ 20 किसी से सॉल्व कर दिया, 20 आउट ऑफ 20, ठीक है, तो लगभग 60 और ये 30 अगर किसी से मिला दो तो 7 और 3 यानी 130 हो जाएगा, ठीक है। तो 130 मार्क्स इसी प्लेस के अंदर वो इंक्रीज कर मतलब ले लिया है। और रीजनिंग और जीके जीएस से तो मार्क्स है ही, ठीक है। तो ये दोनों इंग्लिश का ये बहुत बड़ा वेटेज रहने वाला है। तो ठीक है, यहीं पे हम ख़त्म कर रहा हूँ। अब इंग्लिश की जो टॉपिक है उनमें उसके अंदर मतलब घुस रहा हूँ, ठीक है। फील हो रहा है, जगते रहो। तो इंग्लिश की जो टॉपिक है, तो सबसे पहला जो इंग्लिश के अंदर जो आती है, एक है पैसेज। दूसरा जो आती है वो है एंटोनिम्स। तीसरा जो है साइनोनिम्स। चौथा जो चीज़ है वो आती है कि वॉइस चेंज। पांचवा चीज़ जो आती है नरेशन चेंज। छठा जो चीज़ आती है वो है डिग्री चेंज। छठवा जो चीज़ आती है वो है एरर फाइंड आउट। आठवां चीज़ जो है वो होती है स्प्लिटिंग सेंटेंस। नौवा जो चीज़ है वो है आर्टिकल प्रिपरेशन। ओके, एंड 10वां जो चीज़ है यहीं से आती है, वो कभी कभी आ जाती है कि वो फ्रेजल वर्ब, ठीक है। और
10वां जो 11वां जो चीज़ है वो है कि तुमको बोला जाएगा कि पूरी सेंटेंस के अंदर से मतलब जो जो पार्ट एरर है उसको दिखाई देगा, ठीक है। एरर फाइंड आउट, वो मैंने बोला कि एरर के अंदर, एरर फाइंड आउट के अंदर भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। और हाँ, आर्टिकल प्रीपोजिशन, आर्टिकल प्रीपोजिशन, तो इनसे आर्टिकल प्रीपोजिशन से भी सवाल बनते हैं, ठीक है। तो इतने इन सभी चीज़ों से सवाल आएगा, ठीक है, और आने वाला है। तो यही बात था मुद्दा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ, तुम ये लिख सकते हो। इसी एक ऐसा टॉपिक है, पैसेज से लगभग 3 से लगभग 5 सवाल यहीं से बन जाती है, ठीक है। एंटोनिम्स तो 3, यहीं पे भी 3 सवाल बनती है। वॉइस चेंज 2, नरेशन चेंज 2 रहती है, डिग्री चेंज 1 रहती है, एरर 5 रहती है, ठीक है। और स्प्लिटिंग सेंटेंस के अंदर 2 से 3 रहती है सवाल, आर्टिकल प्रीपोजिशन से भी 1 रहती है, फेजल वर्ब से 1 रहती है, और इनमें से भी 1 रहती है, ठीक है। तो यही है 1 2 3 3 और 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 और 5 और लगभग 20 क्वेश्चन और भी इसी से ही आती है, ठीक है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं मिटा रहा हूँ, तुम इसको लिख सकते हो तो लिख लो। चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो इंग्लिश को सीखने से पहले इंग्लिश को सीखने से पहले तुमको एक चीज़ जानना पड़ेगा कि इंग्लिश किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो इंग्लिश को सीखने से पहले तुमको बहुत अच्छे से फेमिलियर होना होगा कि जो माने वर्ड माने मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, कुछ चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि एक बहुत सारी एक क्या है कि बहुत सारे स्पेलिंग्स एक साथ मिक्स होके एक वर्ड बनती है, ठीक है। जैसे कि लेट्स से एक नाम सान यानी सूरज। तो सान की जो नाम है SUN, तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो S है, U है और N है, ठीक है। तो ये SU और N, ठीक है, ये तीनों जो एक साथ जब मिक्स हो रहा है तब एक वर्ड बन रहा है, ठीक है। और इसी वर्ड से क्या हो रहा है, इसी वर्ड से तुम एक चीज़ को फील कर पा रहे हो या फिर रिलेट कर पा रहा हो जिसको तुमको पता है। जैसे बोलता है सन, ठीक है। ठीक उसी प्रकार सन इज राइजिंग अप, यानी सूरज निकल रहा है, ठीक है। राइजिंग अप माने उठ रहा है, ठीक है, या फिर निकल रहा है। तो यहीं पे देखो बहुत सारे वर्ड, सन इज द बी वर्ब, राइजिंग इन माने जब कंटिन्यूअस इन वर्ब प्लस ing कंटिन्यूअस, सो सन इज राइजिंग अप माने उठ रहा है। तो इनका जो माने मीनिंग है, ठीक है, वो भी एक सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन पहला क्या हुआ था कि बहुत सारे वर्ड एक साथ मिक्स होके, ठीक है, एक साथ मिक्स होके क्या बनेगा, एक साथ मिक्स होके वो बनेगा कि सेंटेंस बनेगा। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे सेंटेंस एक साथ मिक्स होके पैराग्राफ बनेगा। तो जो मैं रोड मैप यहाँ पे देने वाला हूँ, सबसे पहले इधर देखो, सबसे पहले स्पेलिंग, तुमको स्पेलिंग के बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद वर्ड, उसके बाद सेंटेंस, इसका भी सेंटेंस का भी माने क्लासिफिकेशन है, जैसे कि असर्टिव, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, जो मैं आगे चल के बताने वाला हूँ। जैसे ही तुम सेंटेंस सीख चुके हो तब तुमको पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना चाहिए। पैरेलली तुमको टेंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही तुम पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज एवं टेंस की नॉलेज, ये दोनों नॉलेज एक बार कर लोगे, उसके बाद तुमको मूव ऑन करना है, जैसे कि वॉइस चेंज, उसके बाद नरेशन चेंज,
ओके, सॉरी, एक मिनट। तब तुमको क्या करना है, तुमको मूव ऑन करना है कि वॉइस चेंज की तरफ, वॉइस चेंज सीखना है, नरेशन चेंज सीखना है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद तुमको डिग्री चेंज, उसके बाद तुम सीख सकते हो स्प्लिटिंग सेंटेंस, उसके साथ साथ एरर फाइंड आउट। जैसे ही तुम एरर फाइंड आउट तक पहुंच चुके होगे, तब तुमको पैसेज को अंडरस्टैंडिंग करने वाला जो पावर है, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज, वो तुमको यहीं से मिलेगा। मतलब जब तुम किसी एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करोगे ना, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज जो पैसेज दिया गया है उसको जब तुम समझने का कोशिश करोगे, तब तुमको पैसेज ही एक ऐसा चीज़ है जो तुमको बहुत अच्छे से तुमको समझने का जो ताकत है वो तुमको दे देगा। लेकिन उसका जो बेस है, किसी भी पैसेज को समझने से पहले उसको अगर बेस अगर समझ जाओ, तो उस बेस को समझने के लिए जो ताकत तुमको मिलेगा, तो उस ताकत तुमको यहीं से मिलेगा, ठीक है। यही है एक ट्रैक है जिसको तुम बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। और इसके बाद क्या है, जैसे ही तुम पैसेज सीखने से पहले पैराग्राफ सीखना पड़ेगा, तभी तुम पैसेज को रीड कर पाओगे। जैसे ही तुम पैसेज को सॉल्व, मतलब पैसेज मतलब क्या है, ये पैराग्राफ ही है, ठीक है, जिसको कुछ सवाल दिया गया है और उसको तुमको सॉल्व करने को बोल दिया जाएगा और उसको तुमको सॉल्व करना होगा, ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर। अभी लिमिटेड एग्ज़ाम क्या है, एक लिमिटेड टाइम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने, माने स्ट्रेंथ जो है वही एग्ज़ाम है। मतलब एग्ज़ाम यही पूछती है कि तुम्हारा जो लिमिटेड टाइम के अंदर तुम इस एग्ज़ाम को सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, यही चीज़ों को सॉल्व करती है, मतलब एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है, ठीक है। तो ये है जो अंडरस्टैंडिंग पावर जो है वो इसी से मिलेगा। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ, जो सबसे बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये लेक्चर बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्पेलिंग से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब शुरुआत कर रहे हैं किसी एक लेक्चर को देख के, तुमको अगर एक लेक्चर देख लिया पूरी 2-2 घंटे, ये 2-2 घंटे में से मैंने कोशिश करूँगा कि 2-2 घंटे की एक ये लेक्चर हो जाए, ठीक है। मैं यही कोशिश करने वाला हूँ, और जितने सारे कोई सवाल है मैं हर को लगाने वाला हूँ और बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन और सीरीज और प्रैक्टिस सीरीज और दिस कोर्स, आफ्टर दिस कोर्स तुमको कोई और किसी से कोई कोर्स लेना नहीं पड़ेगा, हाँ, यहीं से तुम सीख सकते हो। तो चलो, बेसी बातें ना बोल के इसको शुरू किया जाए। तो स्पेलिंग क्या है, जैसे कि हम लोग A, B, C और D, ये जो चीज़ें ABCD, इसको बोला जाता है स्पेलिंग। हम लोग सभी बचपन में पढ़े थे। क्या सर, ग्रेजुएशन कर चुका हूँ और मास्टर्स कर चुका हूँ और ये स्पेलिंग सीखने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, ये तो बहुत बेसिक है, मुझे भी पता है। लेकिन देखो, और स्पेलिंग ये है स्पेलिंग, तो इसको मैं नहीं बोल नहीं सकता और ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहूँगा। उसके साथ डायरेक्ट वर्ड पे आती है, ठीक है। जैसे कि सान, मैंने एक एग्जाम्पल लिया जहाँ पे एक ऐसे स्पेलिंग है, यू एक इस प्रकार की स्पेलिंग है, एन एक प्रकार की स्पेलिंग है। सो बहुत सारे एक साथ जब मिल जाती है तब एक बनती है सान, इसको बोलते हैं स्पेलिंग और इसको बोलते हैं वर्ड। सो एक लाइन के अंदर इसका एक डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एडिशन ऑफ स्पेलिंग्स, when additions of spellings are become
sometimes of name, sometimes of materialistic property, some meaningful things, then it's called word. So when spellings are become some meaningful thing, like materialistic or any kind of thing, materialistic like any kind of things, then which have definite meaning, then it is called spelling, sorry, it is called a word. Okay, so समटाइम्स यू कैन सेड, मतलब तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि कलेक्शन ऑफ स्पेलिंग इज कॉल्ड वर्ड. ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्पेलिंग इज कॉल्ड वर्ड. तुम इस प्रकार की चीज़ों को भी बोल सकते हो. तो ये हो गया वर्ड के बारे में. अब मैं सेंटेंस के बारे में बोलने जा रहा हूँ, तो लिख सकते हो तो लिख लो, मैं हट जाती हूँ. ठीक है, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी. तो चलो, अब वर्ड हो चुका है, स्पेलिंग हो चुका है, अब सेंटेंस. तो सेंटेंस में क्या है, जैसे कि एक एग्जाम्पल जैसे शुरुआत करें. ही इज ए गुड स्टूडेंट. इसका मतलब क्या है? ही इज ए गुड स्टूडेंट. इसका मतलब यह है कि वो एक बहुत अच्छी छात्र जो स्टूडेंट होती है, वो बहुत अच्छी एक स्टूडेंट है. ठीक है, और इनमें से ये देखो, ये भी एक वर्ड के अंदर ही आती है, ये भी एक वर्ड के अंदर आती है. ठीक है, ये भी एक वर्ड के अंदर आती है, ये भी एक वर्ड के अंदर आती है. तो जब बहुत सारी वर्ड, मतलब एक के पास एक बैठ के कोई मीनिंगफुल लाइन, ठीक है, समझ रहे हो, कोई मीनिंगफुल लाइन, वो यानी वो मीनिंगफुल लाइन को वो डिनोट कर रहा है ना, तो अब इसको बोला जाता है सेंटेंस. कैसे? जैसे कि यहाँ पे एक है, जैसे कि एक और एन एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 नंबर एग्जाम्पल. दिस इज योर पेन. ये क्या है? ये तुम्हारा कलम वगैरह जो चीज़ है, ये तुम्हारा है. ठीक है, तो इस पेन के अंदर दिस इज योर पेन, तो ये यहाँ पे भी देखो, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है. मैं मुद्दा जो बात है, मैं उस पे आ रहा हूँ. तो यहाँ पे बोला जाएगा कि एक लाइन के अंदर भी तुम लिख सकते हो, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड एज ए सेंटेंस. यानी बहुत सारे वर्ड को एक साथ लेके, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स टू बिकम और टू इंट्रोड्यूस्ड some meaningful things. ओके, सो कोई मीनिंगफुल थिंग्स को लेके तुम जब बोल सको
यानी जब तुम बोलने वाले हो तब क्या होगा, तब ये एक सेंटेंस के अंदर ही आएगा। ठीक है, चलो सेंटेंस तो हो गया है। अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ, आप लिख सकते हो तो लिख लो। ठीक है, ठीक है, फिर मैं इसको मिटाने वाला हूँ अभी। सेंटेंस की जो डिवाइडेड है, मैं बहुत एक एनालॉजी दे रहा हूँ। हम लोगों का जो हैंड है, इस हैंड जिस प्रकार ये हाथ की स्ट्रक्चर है, जैसे कि इधर देखो, ये एक हैंड है, तो मानो ये हैंड जो है ये एक सेंटेंस है। ठीक है, इस यहाँ पे यहाँ तक एक सेंटेंस है जिसको 5 तरीके से डिवाइड किया गया है: असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो मैं इसको थोड़ी बहुत यही लॉजिक देने वाला हूँ कि जैसे कि ये एक हैंड है, ठीक है, ये एक हैंड है, ठीक है, तो ये इसका अंदर सेंटेंस, तो इसका जो लॉजिक है, तो पहला है असर्टिव, दूसरा जैसे चलो एक उंगली की तरह बना देते हैं, जैसे उंगली की तरह एग्जाम्पल लिया तो उंगली की तरह ही बना देते हैं। ठीक है, अच्छा नहीं हुआ सर, कोई बात नहीं। ये असर्टिव, ये इंटरोगेटिव, ये इंपरेटिव, ये ऑप्टेटिव और ये एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो ये जो 4 ही सेंटेंस है, जो एनालॉजी किसी कहाँ से सीखते हैं, एनालॉजी फ्रॉम हैंड एनालॉजी, हैंड एनालॉजी, मतलब तुम्हारा जो हाथ है उस एनालॉजी से समझो। ठीक है, ये जो हाथ है इसकी 5 सेंटेंस है, मतलब सॉरी 5 उंगलियां हैं, तो इस 5 उंगलियां को तुम 5 सेंटेंस की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो ये है इसका असली थिंग्स। तो इसका एनालॉजी लेके, तो जो असर्टिव सेंटेंस का जो पहला है असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, तो इसको मैं थोड़ी बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो असर्टिव है कोई भी काम ऐसा कि जो सिंपल स्टेटमेंट से है, मतलब सिंपल स्टेटमेंट बोला गया है, जो भी लाइन या फिर जो भी सेंटेंस, वो सिंपल सेंटेंस को जो रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ही इज़ ए गुड बॉय। ओके, तो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि जो ही इज़ ए गुड बॉय बोला गया है ना, उस गुड बॉय को तुम सिंपल सेंटेंस समझ सकते हो, सिंपल। लेकिन मतलब जहाँ पे कोई ऐसा कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं बोला गया है, जहाँ पे कोई एक भाषा, एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस जोड़ा नहीं गया है। ठीक है, उसी को क्या बोला गया जाएगा कि असर्टिव सेंटेंस बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन अब रुको, आप देखने वाली बात यह है कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है, ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा, जैसे कि मैंने क्या बोला, ही इज़ ए गुड बॉय। ठीक है, तो उसी को अगर तुम जब इंटरोगेटिव सेंटेंस पे लेके आओगे, तब तुम्हारा कैसा होगा, तब तुम उसको ऐसे बोलोगे कि ही इज़ ए गुड बॉय, मतलब से कि बहुत अच्छे लगे स्टूडेंट है क्या। ठीक है, मतलब ठीक है, ही इज़ ए गुड स्टूडेंट और समथिंग दैट लेवल ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओके, इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर, इसके अंदर जो चीज़ है असर्टिव, यानी इसके सिंपल स्टेटमेंट इसके अंदर दी जाती है। इंटरोगेटिव के अंदर क्वेश्चन, ये जो सवाल का बौछार है ना, और इसको डिनोट किया जाएगा इसी क्वेश्चन मार्क से इसको डिनोट किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा है जिसके ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, ये तीनों चीज़ इसी से निकलती है। किसी को ऑर्डर कर देना, किसी को एडवाइस दे देना, किसी को रिक्वेस्ट कर देना, जो सेंटेंस से निकल जाती है, जो सेंटेंस के अंदर बोला जाती है, उसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। और इसी सेंटेंस के अंदर जो विश है, विश मतलब किसी को ये बोल देना कि तुम्हारा भगवान जो है ना, वो तुम्हारा अच्छा करे, यानी गॉड ब्लेस हिम यू। ओके,
तो इसी जो बोला गया ना इसके अंदर यानी कामना या फिर वासना, ठीक है। तो इसी किसी विश को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सेंटेंस को लाया जाती है, ठीक है, उसको बोला जाती है क्या, उसको बोला जाता है कि वो ऑप्टेटिव सेंटेंस बोला जाता है, ठीक है, बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको पहले ही बोल दिया एक्सक्लेम, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को तुम पैसे पहचानोगे उस सेंटेंस के अंदर इस तरीके का जो एक्सक्लेम मार्क दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर इंटरोगेट मीन्स क्वेश्चन, सवाल क्वेश्चन। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर तुमको जिस प्रकार के क्वेश्चन के मार्क्स तुमको दिखाई देगा, ठीक उसी प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर तुमको एक्सक्लेम का मार्क दिखाई देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये था पूरा का पूरा मुद्दा जो मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, सॉरी, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये ख़त्म हो गया, तो इसको तुम नोट करके लिख लो, ठीक है। मैं हट जाती हूँ, इसको नोट करके लिख लो। चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब ये क्या होगा कि जितने सारे सेंटेंस हैं मैंने जो जो नाम लिया है, हर एक सेंटेंस को मैं वन बाय वन क्या करूँगा, उसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा विथ एग्जाम्पल। 2-3 या फिर 4 एग्जाम्पल दे दूँगा और बहुत अच्छे से मैंने समझाने बोलूँगा और तुम समझ भी जाओगे, ठीक है। लेकिन इसी को पहले क्यों शुरुआत किया, पहले मुझे ऐसा लगा था कि मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच को शुरुआत करना तो चाहिए था, लेकिन अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी पहले मुझे ऐसा लगता है कि जिसको तुम रिलेट करके, जबकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुम बहुत रिलेट करके स्टडी करना होगा, ठीक है। ये वर्ड हमेशा याद रखना कि रिलेट, एक के साथ एक के रिलेट और लॉजिक के साथ तुम इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब यूज़ नहीं, इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो अब बात आती है कि असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस क्या है? इट इज दैट लेवल ऑफ सेंटेंस which represent to the statement or simple statement। किसी सिंपल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए असर्टिव सेंटेंस यूज़ किया जाती है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस को लाया गया, ठीक है। अब असर्टिव सेंटेंस को तुम कैसे, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ बहुत अच्छे से। पहला, जैसे कि दिस इज माई स्कूल, ओके। ये क्या है? ये मेरा स्कूल है, ठीक है। तो इस स्कूल के अंदर ये क्या बोला गया है, यहाँ पे ना ही कोई तुमको क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा, ना ही तुमको कोई एक्सक्लेमेटरी यानी एक्सक्लेम करता हुआ दिखाई देगा, ना ही यहाँ पे कोई ऑर्डर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ना ही कोई रिक्वेस्ट दिखाई देगा, ना ही कोई एडवाइस दिखाई देगा। तो ये एक बहुत अच्छे से बहुत एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए असर्टिव जो सेंटेंस है वो इसको बोला जाता है, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस। ठीक उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कि योर पेन्स कलर इज ब्लैक। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा जो कलम की जो कलर है वो ब्लैक कलर की है, ठीक है। तो जो ब्लैक कलर की कलर बोला गया, तो वो क्या है? वो ब्लैक कलर की है और ब्लैक कलर से
मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक। और ये इसके अंदर ना ही तुमको कोई असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसके अंदर तुमको प्योर की प्योर जो चीज़ दिखाई देगा वो स्टेटमेंट, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट दिखाई देगा, ठीक है। और तुमको दिखाई दे भी रहा है कि इसके अंदर प्योर स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और तीसरा जो एग्जाम्पल है, माई नेम इज नीलेश, ठीक है। तो मेरा जो नाम है नीलेश, ठीक है। तो इसी जो नाम स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी तुमको वही सिंपली वर्ड और सिंपल सेंटेंस की टाइप दिखाई देगा, ठीक है। तो चलो इसको हम मिटाने वाला है, लेकिन पहले तुम लिख लो। ठीक है, मैं अब मिटा रहा हूँ। ये बोर्ड थोड़ी छोटी है, लेकिन कोई बात नहीं। अब आती है इंटरगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव सेंटेंस, तो इंटरगेटिव सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज being used by question। मतलब इसी सेंटेंस को किसके अंदर यूज़ किया जाता है, मतलब इसी सेंटेंस को किसके अंदर से निकल के लाया जाते हैं, वो है क्वेश्चन आस्किंग। किसी को सवाल पूछने को जो सेंटेंस होगा ना, देखिए हम लोग बहुत सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो सवाल पूछने के टाइम हम लोगों को खुद ही पता नहीं होता है कि हम किस सेंटेंस में बोल रहे हैं, ठीक है। तो यही है कि इसको क्या होगा कि जैसे कि, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एंड दिस सेंटेंस is represented by the mark of question, यानी क्वेश्चन मार्क से इसको किया जाएगा, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। इस सेंटेंस के अंदर पहला जो वर्ड है इसको बोला जाता है WH वर्ड। ये है बी वर्ब, ये है सब्जेक्ट, और ये अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए मैंने पहले सोचा था, क्योंकि इसको मैंने पहले क्यों बोला, क्योंकि पार्ट्स ऑफ जो स्पीच है, स्पीच यानी जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, तो इन सभी चीज़ों को क्या किया जाएगा कि उसके अंदर पहले इसको कराना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले सेंटेंस को चुना। क्यों चुना, वो जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म करूँगा तब तुमको पता चलेगा। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या बोला गया है कि व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर ये देखो व्हाट क्या है, WH वर्ड है, इज बी वर्ब एंड योर सब्जेक्ट एंड नेम इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो उसके बाद क्या है, ये एक एग्जाम्पल। दूसरा इज हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू, तो इसका मतलब तुम कैसे हो, ठीक है। दूसरी बार वेयर आर यू गोइंग, तुम
कहाँ जा रहे हो, ठीक है, ठीक है। और मैंने जो एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल बोला कि पहले जो स्टेटमेंट थे, इसमें से एक चीज़ बहुत अच्छा है कि तुमको एक बेसिक मैं एक बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में बोलने वाला हूँ। असर्टिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस की कन्वर्ट, जो कन्वर्ट है वो भी मैं करने एक के साथ दो सवाल के मतलब दो एग्जाम्पल करके जाऊंगा, जो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि पहला, ही इज़ ए गुड बॉय, ओके, सॉरी, गुड बॉय, ओके। तो इन स्टेटमेंट के अंदर यानी इस सेंटेंस के अंदर एक असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस, ओके। तो इसको तुम इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में क्या होगा कि सबसे पहले वी वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट चला जाएगा, इज ही ए गुड बॉय, सॉरी से, और इसके बाद जो यहाँ पे जो फुल स्टॉप थे वो ये क्वेश्चन मार्क से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वो क्या एक अच्छे बॉय है, ठीक है। या फिर जैसे कि और एक सिमिलर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ही इज़ ए गुड स्टूडेंट, ओके। तो इसी को सेम टू सेम, इज़ ही ए गुड से कि एक अच्छा स्टूडेंट है कि, वही एक सवाल को यहीं पे मैं राइट डाउन किया हूँ और बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। वो एक बहुत अच्छा इंसान है कि, और एक बहुत अच्छा लड़का है कि, या फिर वो एक बहुत अच्छा, ये पे क्या होगा, ये फुल स्टॉप दिया, ये गलत है, कभी भी इसको फुल स्टॉप मत देना, ये पे क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो ये था असर्टिव से लेके असर्टिव टू कन्वर्ट, क्लियर। असर्टिव से लेके इंटरोगेटिव को कैसे कन्वर्ट किया जाती है, ठीक है, ठीक है। तो यहीं पे एक और लाइन में बताना चाहूँगा कि जब तुम एक इम्पोर्टेंट नोट कर लो कि जैसे ही तुम अच्छा लगेगा इसको सुन के, जैसे ही तुम असर्टिव सेंटेंस लोगे तो वहाँ पे सिंपल सेंटेंस हमेशा याद रखना, एस बी भी ओ, यानी इस वर्ड को हमेशा याद रखना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सब्जेक्ट प्लस ऑफ बी वर्ब प्लस ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये जो मैंने बोला, ये जो स्टेटमेंट मैंने जो बोल दिया, तो इस स्टेटमेंट को हमेशा क्या करना है, इसको याद रखना है और रिलेट करना है कि एक सेंटेंस हो। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, ये जो सब्जेक्ट है, तुमको एक और बहुत अच्छी बात बोल देता हूँ, चलो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले, जब मेन वर्ब नहीं होती है ना, जब मेन वर्ब नहीं होती है, मेन वर्ब, तो उसका जो वर्ब है वो बी वर्ब भी मेन वर्ब रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये रखना, जब मेन वर्ब नॉट प्रेजेंट नहीं है तो बी वर्ब उसका मेन वर्ब जैसा क्या करती है, बिहेव करने लगती है, ठीक है। ये जो मेन वर्ब, ये जो बी वर्ब क्या करती है, ये मेन वर्ब जैसे ही बिहेव करती है, ठीक है। जब कब होता है, जब मेन वर्ब नॉट प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट नोट लिख लो, जैसे ही मैं शुरुआत से पहले तुमको बहुत रिलेट करने के बहुत काम पे आएगा, ठीक है। तो यही है, और तुमको ये जो सब्जेक्ट है, कभी कभी ये सब्जेक्ट बदल जाती है, ठीक है। जो WH वर्ड है, वो WH वर्ड बहुत सारे बी वर्ब भी है, मैं आगे बोलने वाला हूँ, लेकिन मैं ये दोनों चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुमको रिलेट करना बहुत आसान होगा, ठीक है। तो नोट कर लो,
ठीक है, फिर मैं इसको थोड़ी बहुत मिटाने वाला हूँ। अब जो होगा जिसके बारे में, वो है इम्परेटिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसको बहुत मज़ा आएगा समझने, और इसका लॉजिक, मेरा मुंह से लॉजिक सुन के भी तुमको अच्छा लगेगा। और इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड, तुम ये देख सकते हो, तुमको ये बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और नॉलेज प्राइसलेस है, और इसको दूसरों को शेयर करने से बढ़ती है, कभी घटती नहीं है। ठीक है, तो चलो, तो पहले मैं इसको यहीं पे थोड़ी बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक्सप्लेन बॉक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो इम्पेरेटिव्स हैं, इम्पेरेटिव को 3 डायरेक्शन यानी ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। देखिए, मेरे जो टीचर थे ना भाई, बहुत अच्छे से सिखाए थे। ठीक है, उसका ही चेहरा अपने फेस के अंदर आ रही है, तो और उसी रिस्पेक्ट से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई टीचर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो वो भूल जाएगा। ये सच है, मैंने देखा है बहुत बार। तो ये है कि असर्टिव, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, ये तीनों वर्ड के मिल के बना है इम्पेरेटिव्स। ओके, सो इम्पेरेटिव सेंटेंस की जो डेफिनेशन है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन ये बोलता है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ orders, advices, and request. Okay, collection of orders, advice and request. So it is called imperative sentence. इम्पेरेटिव सेंटेंस। मैं तुमको एक चीज़ बता रहा हूँ, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। चाहे तुम साइंस में जाओ, या आर्ट्स में जाओ, या फिर कॉमर्स में जाओ, या फिर बीटेक में जाओ, या फिर बीबीए जाओ, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट, ग्रेजुएशन, पीजी या यूजी या फिर पीजी में जाओ, तुमको हमेशा ये करना होगा। सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूँ, सबसे ओन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ओन लैंग्वेज जो तुम समझ सकते हो उसमें कन्वर्ट करो, तभी तुमको स्टोर होगा। स्टोरेज यानी तुम्हारा जो ब्रेन है उसके अंदर स्टोरेज होगा। ठीक है, और उसको मेमोरी, वो तुमको याद रहेगा। ठीक है, रिकॉल, बहुत अच्छे से रिकॉल होगा, तभी रिकॉल होगा। ठीक है, और तुम उसका जो डेफिनेशन है वो अपनी लैंग्वेज से बनाओ। ज़रूरी ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है पता है, जो किसी बुक ने बोला गया। देयर ए लॉट ऑफ बुक्स आर प्रेजेंट राइट नाउ। बहुत सारी किताब एक टॉपिक के ऊपर बेस बना के बोला गया है। अगर तुम रट्टी तोता जिसको बोलते हैं, अगर उस टाइप के कोई बंदा बन गया है किसी भी फील्ड के अंदर, ठीक है, तो वो ज़्यादा दिन टिकने नहीं वाले हैं। ठीक है, और उसके वो भूल जाएगा। क्योंकि मैं खड़े देखो, मैं एक अलग फील्ड का इंसान हूँ, लेकिन मैं खड़े मैं इसको बना रहा हूँ। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर एक भी काट नहीं करने वाला हूँ। हाँ, मेरा कुछ वक्त के लिए करंट चला गया था, इसीलिए मैं नहीं किया। तो इधर देखो, ये जो है ये एक लॉजिक के ऊपर अपना एक कैसे बोलेंगे उसको, अपना एक लैंग्वेज बना लो और उसको उससे समझो कि ये बोलना क्या चाहते हैं।
और क्या तुमको ये समझ में आ रहा है? लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उस लैंग्वेज को लेके तुम अपनी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर लो, ट्रांसफ़र कर लो। जैसे कि मशीन लर्निंग के अंदर ही ऐसा होती है, ठीक है, तो मैं उस टाइप के अंदर नहीं बता रहा हूँ। तो ये ऐसा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, ये एक कलेक्शन ऑफ असर्टिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव है, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ हर ये तीनों का। पहला एक ऑर्डर दे रहा हूँ, जैसे कि चलो पहले रिक्वेस्ट करते हूँ, प्लीज़ प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ओके, मुझे क्या करो, एक ग्लास के साथ एक पानी ला के दो, ठीक है। तो ये क्या होगा कि एक ग्लास पानी देने के लिए जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर है, ठीक है। दूसरा चीज़ जो है, डू द सम। सम यानी जो मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम है उसका करो। तो जो मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम करने के लिए मैं जो बोल रहा हूँ, ये क्या है, ये एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर, ओके। और एडवाइस यू शुड बी, सॉरी, यू शुड बी गुड स्टूडेंट इन योर क्लास, ओके। दिस इज एडवाइस। इस टाइप की सेंटेंस के अंदर क्या है कि इसको बोला जाता है कि एडवाइस करना। समझ में आ रहा है, कनेक्ट हो रहा है? तो ये जो सेंटेंस है, पहला जो सेंटेंस था वो था किसी को क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट। तो जो रिक्वेस्ट वाला फंक्शन है वो है प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी मेरे को क्या है कि एक ग्लास पानी ला के दो, ठीक है। उसको क्या बोला जाएगा कि वो एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है। लेकिन यहीं पे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो कि डू द सम, यानी मैथमेटिक्स की जो, और वहीं पे तुम वही बोल रहे हो कि डू द सम, मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम है वो करो। उसके बाद यू शुड बी गुड इन द इन योर क्लास, तुमको अपने इस क्लास के अंदर बहुत अच्छा होना पड़ेगा। तो ये जो है, ये भी एक क्या है, ये भी एक एडवाइस के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। तो अब अभी क्या है, ये एडवाइस सेंटेंस को, मतलब एडवाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब किसी सेंटेंस के दौरान क्या किया जाएगा कि ऑर्डर को, एडवाइस को या फिर रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो अब उसको बोला जाएगा क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस बोला जाएगा, याद रखना, ठीक है। मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, नोट कर लो। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। Imperative sentence. Imperative sentence, this is one type of sentence which used to express emotion and devotion also. So that type of things are used in
this sentence. Okay, so that type of things are used in this section. किसी सेक्शन के अंदर क्या बोला जाएगा, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये जो चीज़ है इसको क्या किया जाएगा, मतलब किसी यानी जो एक्सप्रेस है, ठीक है, या फिर विश, इमोशन, डिवोशन, विश ऑल्सो, विश किसी का, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू यानी भगवान जो है वो तुम्हारा मंगल करो, ठीक है। दूसरा चीज़ गुड लक, गुड लक बोलते हैं ना कि गुड लक। तो ये जो चीज़ है, ये जो दोनों वर्ड मैंने ले लिया, पहला गॉड ब्लेस यू और दूसरा गुड लक, ये क्या है, ये है सॉरी आई राइट रॉन्ग, ऑप्टेटिव सेंटेंस, दिस इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, गुड लक। तो ये था ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में, बस ऐसा ही। चलो अब लास्ट वाला आप इसको लिख लो। चलो अब दूसरा वाला जो है, एक्सक्लेमेटेड सेंटेंस। ओके, तो एक्सक्लेमेटेड सेंटेंस के अंदर सबसे बड़ी बात जो ये है कि किसी चीज़ों को एक्सक्लेम करने के लिए ही इसको यूज़ की जाती है। किस प्रकार, जैसे कि तुमको बहुत बड़ा दुख है, ठीक है, जैसे कि एलास आई लॉस्ट माई पेन, यानी जो कलम वगैरह है तुम उसको खो चुके हो, तो इसको जब तुम एक्सप्रेस करोगे तब तुमको बोला, यानी जो जिसके अंदर किसी दुख हो यानी सैडनेस, किसी जॉय यानी आनंद, यानी आनंद, स्फूर्ति, इस वगैरह की चीज़ को जो सेंटेंस दे के रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसको तुम देख सके हो, एक एक्सक्लेम की एक सिंबल दिखाई देगा, उसी मैंने एक्सक्लेम की उस जो सिंबल है उसको तुम क्या बोलोगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और उसको जो एक्सक्लेम जो पॉइंट तुमको दिखाई देगा उसी से तुम उसको रिप्रेजेंट करोगे, मतलब तुम इसको चिन्हित करोगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, ठीक है। तो चलो अब इसको डिफाइन कर रहा हूँ। सो इट इज ए दैट टाइप ऑफ सेंटेंस which expressed joy, which expressed sorrow, joy, sadness, happiness, happiness, it means emotion, so and so that's why it is called exclamatory sentence। ओके, जैसे कि हुर्रे, we have won the match। okay, alas I lost in this game। ouch, this is not so good।
this too much. So when you will saw this type of line, you can define it by the exclaim. Okay, so here you can see that this is the symbol. So it is also represent as a symbol of this type of symbols can be also represent here. तो ये है इसको ऐसे जैसे कि, और यहीं पे देखो ये जो सेंटेंस है एलास ओ उफ हुर्रे, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस मतलब दिस टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर ऑल्सो एक्सक्लेम वर्ड. ओके, so with exclaim word the sentence is representing itself exclamated sentence. तो यही था यहीं पे जो मेरा जो टेक्निकल है, टेक्निकली मेरा जो सिस्टम वगैरह है वो ज़्यादा लोड नहीं ले सकते, तो मैं इस घंटे को मतलब ये लेक्चर को 1 घंटे के अंदर ही इसको मैं सिमट रहा हूँ. तो यहीं पे इसका जो एफकट का जो पहला लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म हो रहा है. तो जय हिंद, फिर मिलेंगे.